ये कहानी है आधुनिक भारत के जन्म की। इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है और दो जबरदस्त ताकतों और उनकी एक दूसरे से जुड़ी किस्मत का भी जिक्र है। ये ऐसी जबरदस्त जंग की भी कहानी है जिसने पश्चिमी दुनिया को बदल दिया और यही आजादी की ओर बढ़ते भारत के कदमों को तेज करने वाली ताकत बनी। अब हम मूविंग इमेजेस और दुर्लभ आर्काइवल फुटेज के जरिए द राज के जमाने में लौटकर भारत को उभरता हुआ देखेंगे। सन 1938 ब्रिटिश भारत, ये ट्रावनकोर और कोचीन रियासतों में गांवों की जिंदगी की दुर्लभ फिल्म्स हैं और स्वतंत्र भारत में यही इलाका केरल राज्य बना। अभी इस उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत एक साम्राज्यवादी सरकार के जरिए शासन करती है जिसे यहाँ द राज कहा जाता है। भारत की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है। कई भारतीयों के लिए द राज एक अभिशाप है, लेकिन इसने पश्चिमी शिक्षा और चिकित्सा को भी यहाँ पहुँचाया है और भारतीय उद्योग को पश्चिमी टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के जबरदस्त प्राकृतिक और मानव संसाधनों का भी शोषण किया है। यहाँ अकाल में लाखों लोग मारे गए हैं, गांवों में असमान विकास हुआ है और भारत के लोग संप्रदाय और जाति के भेदभाव में डूबे हुए हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत में लगभग 1.5 लाख अंग्रेज रहते हैं। सत्ता के सबसे ऊंचे पद इन्हीं के पास हैं। द राज भारतीय समाज में पहले से मौजूद भेदभाव का फायदा उठाता है। संपन्न और ऊंची जाति के भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की सहूलियत है, जबकि कम किस्मत वाले लोगों को गुलामी करनी पड़ती है। द राज के साथ सहयोग से कुछ गिने चुने लोगों को कामयाबी और सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ ब्रिटिश और भारतीय लोगों के बीच फर्क बिल्कुल साफ है। भारतीय चाहे जो भी हो, वो ब्रिटिश के गुलाम ही हैं। लेकिन ब्रिटिश भारत में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग अब ब्रिटिश मशीनरी के हिस्से नहीं बने रहना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत की जनता एक अहम मोड़ पर है। बीसवीं सदी की शुरुआत, दिल्ली, ये ब्रिटिश शासन वाले भारत की नई राजधानी है। सन 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से मशहूर विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप ने ब्रिटिश वायसरॉय की गद्दी संभाली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में उनकी शख्सियत बहुत जबरदस्त है। ये पहले विश्व युद्ध में लड़ चुके हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले वायसरॉय बनेंगे। लेकिन भारतीय लोग इन्हें पसंद नहीं करते। ये दमन करने वाले तौर तरीके अपनाते हैं और भारतीय आंदोलन को बेरहमी से दबाते हैं। 7 साल के अपने शासन में इन पर फूट डालो और राज करो की नीति के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगा। ब्रिटिश राज के एक भारतीय सिविल सर्वेंट वीपी मेनन ने नए वायसरॉय की आलोचना करते हुए लिखा, उनका 7.5 साल का शासन तमाम दूसरे वायसरॉय से ज्यादा लंबा था और ये इस मामले में सबसे अलग था कि इसमें कोई पॉजिटिव अचीवमेंट नहीं था। जब वो भारत से गए तो यहाँ के कुछ इलाके अकाल की चपेट में थे। रहन सहन के बढ़ते हुए खर्च और जरूरी चीजों की कमी से आर्थिक बदहाली थी। इस तरह की आलोचनाओं के साथ साथ वायसरॉय के रूप में लिनलिथगो के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिर पर खड़ी है। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध ने द राज के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले विश्व युद्ध के महज 20 साल बाद यूरोप में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है।
एडोल्फ हिटलर के शासन में नाज़ी जर्मनी की फाशिस्ट ताकत काफी बढ़ गई है। 1 सितंबर सन 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान यानी एक्सिस का सामना एलाइज से है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ हैं और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। ब्रिटिश साम्राज्य अपने कॉमनवेल्थ की मदद ले रहा है। ये अपने शासन वाले दूसरे देशों से भी फौज भेजने को कह रहा है। ब्रिटिश भारत में बॉम्बे वाइसरॉय लिनलिथगो सिविक गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। सन 1939 में लिनलिथगो ने ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए भारतीय सेना को भेजने का फैसला किया। इस फैसले में भारत की जनता के किसी रिप्रेजेंटेटिव से राय नहीं ली गई है। इस वजह से वाइसरॉय को भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन की अगुवाई करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सन 1885 में गठन के बाद से ये पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है। देश भर में जारी अपने आंदोलनों से ये सरकार में भारतीय लोगों को ज्यादा अधिकार देने की मांग कर रही है। इस वजह से सन 1935 में एक अहम कानून लाया गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। सन 1937 में कांग्रेस 8 प्रांतों में चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। अब सन 1939 में भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में भेजने का लिनलिथगो द्वारा लिया गया एक तरफा फैसला उन हकों के खिलाफ है जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे हैं। अहिंसा आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी युद्ध के खिलाफ हैं। ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के बावजूद इन्होंने उनके दुश्मन एडोल्फ हिटलर से शांति का रास्ता अपनाने को कहा। 23 जुलाई सन 1939 को उन्होंने हिटलर को लिखा, हम भारतीय लोग ब्रिटिश सत्ता के रूप में मौजूद दुनिया की सबसे संगठित हिंसा से जूझने का सही जरिया ढूंढ रहे हैं। आपने इस सत्ता को चुनौती दी है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम जर्मनी की मदद से ब्रिटिश शासन को खत्म करें। हमें लगता है कि अगर अहिंसा की ताकत को संगठित ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये बेशक दुनिया की सबसे हिंसक शक्तियों के गठबंधन का भी मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि जब तक भारत को स्वतंत्र देश घोषित नहीं कर दिया जाता, वो ब्रिटेन की अगुवाई में चल रहे युद्ध में मदद नहीं करेंगे। इस दुर्लभ न्यूज रील में नेहरू इसकी वजह बता रहे हैं। भारत की बुनियादी समस्या यहाँ की जबरदस्त और दहला देने वाली गरीबी है। इसे भारत के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदले बिना नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए हम आजादी और एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं और साम्राज्यवाद के चंगुल से भारत को आजाद कराना चाहते हैं। फैसिज्म की निंदा करने वालों को ये एहसास होना चाहिए कि साम्राज्यवाद भी वैसी ही चीज है और दुनिया में शांति, स्वतंत्रता और सबकी सुरक्षा के लिए इन दोनों का अंत जरूर होना चाहिए। लेकिन सभी भारतीय इससे सहमत नहीं हैं। कई रियासतों को कांग्रेस के लोकतांत्रिक भारत के सपने में अपने लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती। ये भी एक वजह है कि वो विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं और उसे आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहे हैं। और ये अकेले नहीं हैं। ब्रिटिश भारत के उत्तरी प्रांत पंजाब का जलंधर शहर। इन पुराने दृश्यों में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब के लोकप्रिय नेता सिकंदर हयात खान नजर आ रहे हैं। ये भी जंग में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं।
खान युवाओं को फौज में भर्ती करने की मुहिम पर है। पूरे भारत में जगह जगह ऐसी भर्ती चल रही है। सन 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 2 लाख सैनिक हैं, जिनमें तकरीबन 34,000 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई जंग नहीं लड़ी। इस फौज में 96 इन्फेंट्री बटालियंस और 18 घुड़सवार रेजिमेंट्स हैं। सेना पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती कर रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल रेजिमेंट्स का सिर्फ 8वां हिस्सा ही भारतीय अफसरों की अगुवाई में होगा। इनमें से कई सैनिकों को ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी बन जाएगी। ये जनरल सर आर्चिबल्ड वेवल की ऐतिहासिक फिल्म्स हैं। जुलाई सन 1941 में ये भारत में ब्रिटिश फौज के कमांडर इन चीफ हैं। इनके वॉर रूम्स में जापानियों के खिलाफ युद्ध की रणनीति तैयार होती है। इनकी सेना को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बर्मा, मलाया, डच ईस्ट इंडीज और फिलीपींस की भी हिफाजत करनी है। इनकी अगुवाई में काम करने वाले लोग तय करेंगे कि कब और कहां कितनी फौज भेजी जाए। भारतीय नेता सहमत हो या न हो, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अहम भूमिका निभा रहे हैं। (1940) का दशक ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से में बॉम्बे का रॉयल नेवल डॉकयार्ड। युद्ध से कुछ देर की छुट्टी के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी नौसैनिक भारतीय तटों पर उतर रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खून खराबे वाली जंग साबित होगी। अमेरिकी नौसैनिक भारत में तट पर अपनी छोटी सी छुट्टी का मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सैनिक दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देश के रूप में भारत को भी एलाइड देशों की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में उजागर इन ऐतिहासिक दृश्यों में पूरे भारत से ट्रेन से आ रहे सैनिक नजर आ रहे हैं। ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कॉमनवेल्थ फौज में शामिल होंगे। इन बटालियन से 4th इंडियन डिवीजन बनेगी। ये फौज उत्तर अफ्रीका में जनरल मॉन्टगोमरी की 8th आर्मी के साथ मिलकर लड़ेगी। वहां ये मशहूर जनरल अर्विन रोमेल की अगुवाई में जर्मन फौज का सामना करेगी। 4th इंडियन डिवीजन सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, इटली और ग्रीस में भी लड़ेगी। इनमें से ज्यादातर सैनिक इससे पहले कभी भारत से बाहर नहीं गए हैं। इनमें से कुछ लोग हीरो के रूप में लौटेंगे, लेकिन कुछ के लिए ये अपनी मातृभूमि की अंतिम झलक है। 25 लाख से ज्यादा स्त्री पुरुष जंग में ब्रिटेन की तरफ से शामिल होंगे। ये इटली, एरिट्रिया, नॉर्थ अफ्रीका, ईरान, इराक और सुदूर पूर्व के देशों में तैनात होंगे। बर्मा में 14th आर्मी में 7 लाख भारतीय सैनिक लड़ेंगे। भारतीय सैनिक सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ेंगे, ये आसमान में भी दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारतीय वायुसेना का गठन दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से महज 7 साल पहले ही हुआ था। जंग की शुरुआत में इसका सिर्फ एक स्क्वाड्रन तैयार है। लेकिन युद्ध भड़कने के साथ ही इसमें बदलाव आना तय है। ब्रिटिश एयरमैन भारतीय पायलट्स को हथियारों और उड़ान की ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय वायुसेना सिर्फ भारत के आसमान की हिफाजत नहीं करती, बल्कि रॉयल एयरफोर्स के साथ भी उड़ान भरती है। 24 भारतीय पायलट्स
विश्व युद्ध में ब्रिटेन और यूरोप के ऊपर उड़ान भरेंगे। इनमें से 8 लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। बर्मा और थाईलैंड में जापानियों के खिलाफ जंग में भारतीय वायुसेना के बिना कामयाबी मुश्किल होगी। सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक 25,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक भारतीय वायुसेना में पूरी तरह ट्रेंड हो चुके होंगे या ट्रेनिंग ले रहे होंगे। युद्ध में शानदार प्रदर्शन से इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स का खिताब हासिल होगा। दिसंबर सन 1941 भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बनी खाइयां। जंग तेज होने के साथ साथ भारतीय सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। भारत को सिर्फ पश्चिम से ही नहीं बल्कि पूर्व से भी खतरा है। जापान चीन में आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच जाएगा। जर्मन लड़ाकू जहाज हिंद महासागर में तैनात है। अब युद्ध और तेज हो गया है। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को भी विश्व युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया है। इससे कुछ महीने पहले ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। अपने देश पर नाजी हमले का सामना करने की जद्दोजहद से गुजर रहे ग्रेट ब्रिटेन को अब इस नए मोर्चे के खुल जाने से थोड़ी राहत मिली। लेकिन इधर भारत में द राज को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नई तेजी का सामना करना पड़ रहा है। सन 1941 ब्रिटिश भारत के पश्चिम में स्थित वर्धा शहर, इससे महज कुछ किलोमीटर के फासले पर महात्मा गांधी का आश्रम सेवाग्राम है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे असरदार जन नेताओं में से एक के तौर पर इन्होंने भारत से ब्रिटिश लोगों की व्यवस्थित ढंग से वापसी की मांग की। इसी बुनियाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेगा। 8 अगस्त सन 1942 को अपने मशहूर भाषण में गांधी जी ने कहा, हम सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बिल्कुल अहिंसक संघर्ष है। हिंसक आंदोलन में अक्सर एक कामयाब सेनापति सैनिक तख्ता पलट करके तानाशाही स्थापित कर लेता है, लेकिन कांग्रेस के अहिंसक तौर तरीकों में तानाशाही के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जिस लोकतंत्र की कल्पना की है वो अहिंसा से स्थापित होगा और उसमें एक समान स्वतंत्रता होगी। हर कोई अपना मालिक होगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए तो आप हिंदू और मुसलमान का फर्क भूल जाएंगे और खुद को एक भारतीय समझने लगेंगे जो आजादी की लड़ाई में शामिल है। लेकिन भारत के इनके सपने से सब लोग सहमत नहीं हैं। ये विनायक दामोदर सावरकर की ऐतिहासिक झलक है, जिन्हें लोग वीर सावरकर कहते हैं। ये हिंदू महासभा के नेता और विचारक हैं। ये संगठन एक स्पष्ट हिंदू पहचान के साथ स्वतंत्र भारत का सपना देख रहा है। सावरकर कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष देश के विचार से सहमत नहीं है। इनके मुताबिक अहिंसा आंदोलन पाखंड है और ये दूसरे विश्व युद्ध को हिंदुओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के अवसर के रूप में देखते हैं। अक्टूबर सन 1941 में दिए गए अपने भाषण में इन्होंने कहा, लड़ाई में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने या नहीं करने का सवाल नहीं है। आपके सामने
एकमात्र सवाल ये है कि आप ब्रिटेन को दी जाने वाली सहायता को कैसे अभी की परिस्थितियों में अपने देश के हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना भी धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना से सहमत नहीं है। इस दुर्लभ दृश्य में ये लीग की कार्य समिति की सन 1941 की एक बैठक में नजर आ रहे हैं। एक साल पहले मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पारित किया था। मुसलमानों के लिए कोई भी प्लान तब तक कारगर या स्वीकार्य नहीं होगा जब तक भौगोलिक रूप से एक दूसरे से लगी हुई इकाइयों को हिंदू या मुसलमान इलाके के रूप में चिन्हित नहीं कर लिया जाता। जरूरत पड़ने पर इसमें थोड़ी फेरबदल भी की जा सकती है। लाहौर प्रस्ताव में आगे अलग इस्लामी देश का विचार रखा गया। इसे भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को अलग करके बनाया जाएगा और इसका नाम होगा पाकिस्तान। गांधी जी ने पाकिस्तान के विचार की निंदा की। उन्होंने इसे भारत की चीर फाड़ कहा। जवाब में जिन्ना ने कहा, मिस्टर गांधी इसे भारत की चीर फाड़ कहते हैं। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि भारत कब एक था? क्या ये कभी भी एकजुट था? जिन्ना और मुस्लिम लीग अपने प्रस्ताव पर अड़े हैं और इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करने का प्रस्ताव रखा। इन्हें उम्मीद है कि बदले में ब्रिटेन पाकिस्तान को अलग करने के विचार का समर्थन करेगा। दूसरे विश्व युद्ध ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई परेशानी पैदा कर दी। ये परेशानी भारत के पूरब में बर्मा के मोर्चों पर साफ नजर आ रही है। ब्रिटिश भारतीय फौज जापानियों से लड़ रही है। अजीब बात है कि इसमें इन्हें अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, जो सन 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित एक आक्रामक सेना है। इसे जर्मनी और जापान से सैनिक और आर्थिक मदद मिलती है। सन 1943 में भारत के वॉर स्टाफ ऑफिस द्वारा जारी एक सीक्रेट रिपोर्ट में ब्रिटेन को सुभाष चंद्र बोस के इरादों से आगाह किया गया है। बोस ने जर्मनी और जापान से रिश्ता जोड़कर हमारे साथ हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है। उनका राजनीतिक भविष्य जापानियों की सैनिक सफलता जारी रहने और आंतरिक विद्रोह से भारत में ब्रिटिश शासन के नाकाम होने पर निर्भर करता है। जून सन 1942 जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और ये इतिहास में जमीन पर सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया। हिटलर ने युगोस्लाविया पर कब्जे को भी अपना निजी मिशन बना लिया। एलाइड देशों की सेनाएं एक्सिस शक्तियों से मात खा रही हैं। ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के 35,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें 7th गुरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन और 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन भी शामिल हैं। पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर के ज्यादातर इलाकों पर जापानी और जर्मन जहाजों का बोलबाला है। ब्रिटेन अपने शहरों पर हो रहे तेज जर्मन हमलों से बेहाल है और यहां जबरदस्त तबाही मची हुई है। लेकिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों और इसके अधीन देशों दोनों में अब इसकी किस्मत पलट रही है।
अक्टूबर सन 1944, फ्रांस का मेट्स शहर। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब बदहाल लेकिन आजाद होकर मेट्स फिर से फ्रांस का हो चुका है। ये दूसरे विश्व युद्ध में एलाइड देशों के बढ़ते असर का प्रतीक है। इस युद्ध में दुनिया के लगभग सभी हिस्से शामिल रहे हैं। सन 1944 तक नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान की ताकतवर एक्सिस फौजें कमजोर पड़ने लगी हैं। 6 जून सन 1944 को एलाइड देशों की सेनाएं उत्तरी फ्रांस में नॉर्मंडी के तट पर पहुंची। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने पार्लियामेंट को जानकारी दी। ये कमाल का प्लान है। ये जबरदस्त कार्रवाई बेशक अब तक की सबसे जटिल और मुश्किल कार्रवाई है। ये दिन इतिहास में डी डे के रूप में दर्ज है। ये वो दिन है जब जर्मन फौज को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया गया। सन 1944-45 के दौरान एलाइड देशों ने कई महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल की। जुलाई सन 1944 में सोवियत रेड आर्मी ने प्रशिया में नीमन रिवर पर हमला करके जर्मन फौज को वहां से खदेड़ दिया। अक्टूबर में सोवियत फौजों और उनके सहयोगी युगोस्लाव सैनिकों ने बेलग्रेड को आजाद करा लिया। इस बीच आजाद हो चुके ग्रीस की फौजें एथेंस तक पहुंच गईं, जहां हीरो की तरह उनका स्वागत किया गया। पूरे यूरोप में जर्मनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशांत महासागर में जापान एलाइड देशों का सामना कर रहा है। अक्टूबर सन 1944 में जनरल डगलस मैकार्थर ने फिलीपींस में लेटी टापू पर फिर से कब्जा कर लिया। 2 साल पहले जापानियों ने अमेरिकी जनरल को यहां से लौटने पर मजबूर कर दिया था। अब सैनिक इतिहास के अब तक के सबसे जबरदस्त हवाई और नौसैनिक हमलों में से एक में उन्होंने फिलीपींस को आजाद कराने के लिए एलाइज की फौजों की अगुवाई की। इन मशहूर तस्वीरों में घुटने तक पानी में खड़े जनरल जापानियों को खदेड़ने के बाद लेटी के तट पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं लौट आया हूं। ये जापानियों के खिलाफ एलाइज की एक बड़ी जीत है। इसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई होगी जिसे भारतीय सैनिक अंजाम देंगे। फरवरी सन 1945, गोरखा राइफल्स के सैनिक बर्मा में तैनाती के लिए दी जा रही ट्रेनिंग के आखिरी दौर में हैं। अपनी बहादुरी के लिए मशहूर नेपाली गोरखा घुघरी से लैस हैं। इनका नारा है, कायर होने से अच्छा है शहीद हो जाना। अन्य भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर ये बर्मा से जापानी फौजों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। मई सन 1945 में ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई। ब्रिटिश अगुवाई वाली भारतीय सेनाओं ने बर्मा की राजधानी रंगून पर 3 तरफा हमला शुरू कर दिया। थल सेना के अलावा इसमें भारतीय वायुसेना ने अपने नंबर 6 स्क्वाड्रन को जापानी ऑस्कर फाइटर्स का सामना करने के लिए भेजा है। रंगून नदी के मुहाने पर एलिफेंट पॉइंट पर कब्जा करने के पक्के इरादे के साथ गोरखा पैराट्रूपर्स ने विमान से छलांग लगाई। इस हमले को ऑपरेशन ड्रैकुला कहा गया। एलाइड देशों के सुप्रीम कमांडर लुई माउंटबैटन के आदेश पर ऑपरेशन ड्रैकुला में थल और नौसेना ने भी हमला किया। माउंटबैटन की किस्मत हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गई है। 2 मई को भारतीय सेना की 26th डिवीजन समुद्र के रास्ते रंगून की ओर बढ़ी। ये पानी में आगे बढ़ रहे हैं
और 17th डिवीजन जमीन के रास्ते शहर की ओर बढ़ रही है। लेकिन इन्हें दुश्मन के ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना होगा। इस फौज के बर्मा के तट पर उतरने से पहले ही जापानी फौज रंगून छोड़कर जा चुकी है। स्थानीय लोगों ने एलाइज की फौजों का स्वागत किया। अब इन्हें बर्मा के जंगलों में आगे बढ़कर जापानी कब्जे के बचे खुचे हिस्सों को आजाद कराना है। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज यहां जापानियों के साथ मिलकर लड़ रही है। माउंट पोपा, बर्मा, सन 1945। एक पहाड़ी पर मौजूद एक अकेला शख्स सरेंडर के लिए इशारा करता हुआ दिख रहा है। ये आजाद हिंद फौज का सैनिक है। माउंट पोपा पर ब्रिटिश राज का विरोधाभास उजागर हो गया। भारत की आजादी के लिए बनी फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बनाई गई भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही आजाद हिंद फौज का भी अंत हो गया। मई सन 1945। बोर्नियो। ऑस्ट्रेलियाई फौजें टेरेकैन आइलैंड की ओर बढ़ रही हैं। ये आइलैंड ऑयल प्रोडक्शन के लिए अहम है और सन 1942 से इस पर जापानियों का कब्जा है। इस आइलैंड को आजाद कराने पर ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दहला देने वाला नजारा दिखा। ये 15th पंजाब रेजिमेंट बटालियन के भारतीय फौज के बंदी सैनिक हैं। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 24,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए, 64,000 लोग घायल हुए और लगभग 12,000 लोग जंग में लापता घोषित कर दिए गए। भारतीय सैनिकों को बहादुरी के लिए 4,000 से ज्यादा पुरस्कार और 31 विक्टोरिया क्रॉस दिए जाएंगे। अप्रैल सन 1945 में ये खबर आई कि हिटलर की मौत हो चुकी है। मई में जर्मनी ने ऑफिशियली हथियार डाल दिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया है और इसके साथ ही एक नई विश्व व्यवस्था शुरू हो गई है। जुलाई सन 1945। पोट्सडैम, जर्मनी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया है। एलाइज की जीत हुई है। युद्ध की समाप्ति की शर्तों पर बातचीत के लिए 3 बड़े देशों रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की बैठक हो रही है। 2 सितंबर सन 1945 को दूसरे विश्व युद्ध को आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया है। इसके खत्म होने के साथ ही एक नई विश्व व्यवस्था के कायम होने और यूरोप में राजनीतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ब्रिटेन में अब एक नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हैं। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने की बजाय इनका ज्यादा ध्यान अपने देश को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने पर है। इन्होंने एक पॉलिसी की घोषणा की। ब्रिटेन अब भारत को स्वतंत्रता देने की ओर बढ़ना शुरू करेगा। 12 सितंबर सन 1945। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा के 10 दिन बाद ब्रिटिश अगुवाई वाले भारतीय सैनिक सिंगापुर में जीत की खुशी के साथ मार्च कर रहे हैं। अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब के हमले के बाद जापान ने हार मान ली है। यहां लॉर्ड लुई माउंटबैटन भारतीय सैनिकों से सलामी ले रहे हैं। जल्दी ही ये ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसरॉय बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भारत की आजादी के रास्ते में मौजूद कुछ बाधाओं को खत्म करना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजाद भारत कैसा दिखेगा। इसका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। 200 साल से जारी विदेशी शासन की वजह से भारत कई तरह के भेदभाव, गरीबी और अकाल से त्रस्त है।
सन 1943 में बंगाल ने इतिहास के अब तक के सबसे जबरदस्त अकाल में से एक का सामना किया, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। जातिवाद भारत की अखंडता के लिए एक और खतरा है। आजादी से पहले तक भारत जाति के आधार पर बटा है और यहाँ दलितों का एक पूरा समुदाय है जो समाज की मुख्य धारा से बाहर है। सदियों से शोषित इन लोगों के लिए आजादी सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत नहीं है। इनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, छुआछूत भी गुलामी का एक और रूप है। अगर आप सचमुच दलितों का भला चाहते हैं तो आपको सामाजिक व्यवस्था में उन्हें स्वतंत्र नागरिक का दर्जा देना होगा, जो अपनी नियति खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हो। इस बीच भारत के बड़े शहरों में बदलाव आने ही वाला है। पश्चिमी शिक्षा नई पीढ़ी की ताकत बन गई है और इस पीढ़ी में औरतें भी हैं जो ऐसे काम भी करने लगी हैं जिसे पहले सिर्फ आदमी ही करते थे। ब्रिटिश राज ने भारतीयों को पश्चिमी औद्योगिक तौर तरीकों और टेक्नोलॉजी में हुए विकास से परिचित कराया है। लेकिन स्वतंत्रता सबकी नजर में नई उम्मीदों वाली शुरुआत नहीं है, खासकर देश की 550 से ज्यादा रियासतों के लिए जिनका भविष्य आजाद भारत में अनिश्चित है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोकतांत्रिक देश का सपना सच हो गया तो रियासतों के खास अधिकार खत्म हो जाएंगे और राजनीतिक ताकत भी घट जाएगी। लेकिन शायद सबसे नुकसानदेह है सांप्रदायिक विभाजन। गांधी और नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की प्रबल समर्थक है। महात्मा गांधी के शब्दों में, हर व्यक्ति को बिना किसी बाधा के किसी भी धर्म का पालन करने की छूट होगी, बशर्ते वो देश के कानून का उल्लंघन नहीं करता हो। हमेशा की तरह जिन्ना और मुस्लिम लीग के लोग अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग तेज कर रहे हैं। परस्पर विरोधी ताकतों की खींचतान से भारत जबरदस्त दबाव में है और आधुनिक युग में इसका पुनर्जन्म किसी हाल में आसान नहीं होगा। जून सन 1945, शिमला। वाइसरॉय वेवल ने कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी अहम नेताओं को बुलाया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना और लियाकत अली खान आए हैं। भारतीय रजवाड़ों को भी बुलाया गया है। वाइसरॉय ने भारतीय स्वशासन का वेवल प्लान रखा। इसमें मुस्लिम्स की अलग नुमाइंदगी और दोनों समुदायों के बहुमत वाले इलाकों में सीमित सत्ता की बात भी शामिल है। लेकिन इस प्लान पर किसी की भी पूरी तरह से सहमति नहीं है। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग और गांधी और जिन्ना के बीच दरार और बढ़ गई। आजादी का वक्त करीब आने के साथ ही ये साफ होता जा रहा है कि स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सन 1946, पाकिस्तान नाम के एक नए देश की मांगों के बीच ब्रिटिश भारत की सड़कों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। अगस्त में ये फूट पड़ा। कैलकाटा में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। लगभग 5000 लोग मारे गए। ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसके बाद के कुछ हफ्तों में देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगे शुरू हो गए, जिनमें बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और पूर्वी बंगाल शामिल हैं। उसी साल बंगाल के नोआखाली में भी जबरदस्त दंगे हुए। 5000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 75,000 लोग बेघर हो गए। लेकिन भारत की आजादी का पहिया घूमने लगा है। आजादी की ओर बढ़ते कदम चाहे जो भी रास्ता लें, लेकिन अब ये अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ये एक खूनी प्रक्रिया है।
जिससे एक साल के अंदर 2 नए देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। इन्होंने उनके दुश्मन एडोल्फ हिटलर से शांति का रास्ता अपनाने को कहा। 23 जुलाई सन 1939 को उन्होंने हिटलर को लिखा, हम भारतीय लोग ब्रिटिश सत्ता के रूप में मौजूद दुनिया की सबसे संगठित हिंसा से जूझने का सही जरिया ढूंढ रहे हैं। आपने इस सत्ता को चुनौती दी है, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम जर्मनी की मदद से ब्रिटिश शासन को खत्म करें। हमें लगता है कि अगर अहिंसा की ताकत को संगठित ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये बेशक दुनिया की सबसे हिंसक शक्तियों के गठबंधन का भी मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि जब तक भारत को स्वतंत्र देश घोषित नहीं कर दिया जाता, वो ब्रिटेन की अगुवाई में चल रहे युद्ध में मदद नहीं करेंगे। इस दुर्लभ न्यूज रील में नेहरू इसकी वजह बता रहे हैं। भारत की बुनियादी समस्या यहाँ की जबरदस्त और दहला देने वाली गरीबी है। इसे भारत के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदले बिना नहीं सुलझाया जा सकता। इसलिए हम आजादी और एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं और साम्राज्यवाद के चंगुल से भारत को आजाद कराना चाहते हैं। फैसिज्म की निंदा करने वालों को ये एहसास होना चाहिए कि साम्राज्यवाद भी वैसी ही चीज है और दुनिया में शांति, स्वतंत्रता और सबकी सुरक्षा के लिए इन दोनों का अंत जरूर होना चाहिए। लेकिन सभी भारतीय इससे सहमत नहीं हैं। कई रियासतों को कांग्रेस के लोकतांत्रिक भारत के सपने में अपने लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती। ये भी एक वजह है कि वो विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद कर रहे हैं और उसे आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहे हैं। और ये अकेले नहीं हैं। ब्रिटिश भारत के उत्तरी प्रांत पंजाब का जलंधर शहर, इन पुराने दृश्यों में यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब के लोकप्रिय नेता सिकंदर हयात खान नजर आ रहे हैं। ये भी जंग में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं। खान युवाओं को फौज में भर्ती करने की मुहिम पर है। पूरे भारत में जगह जगह ऐसी भर्ती चल रही है। सन 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 2 लाख सैनिक हैं, जिनमें तकरीबन 34,000 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई जंग नहीं लड़ी। इस फौज में 96 इन्फेंट्री बटालियंस और 18 घुड़सवार रेजिमेंट्स हैं। सेना पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती कर रही है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल रेजिमेंट्स का सिर्फ 8वां हिस्सा ही भारतीय अफसरों की अगुवाई में होगा। इनमें से कई सैनिकों को ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया भेजा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी बन जाएगी। ये जनरल सर आर्चिबल्ड वेवल की ऐतिहासिक फिल्म्स हैं। जुलाई सन 1941 में ये भारत में ब्रिटिश फौज के कमांडर इन चीफ हैं। इनके वॉर रूम्स में जापानियों के खिलाफ युद्ध की रणनीति तैयार होती है। इनकी सेना को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बर्मा, मलाया, डच ईस्ट इंडीज और फिर जंग में भारतीय वायुसेना के बिना कामयाबी मुश्किल होगी। सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक 25,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक भारतीय वायुसेना में पूरी तरह ट्रेन हो चुके होंगे या ट्रेनिंग ले रहे होंगे। युद्ध में शानदार प्रदर्शन से इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स का खिताब हासिल होगा। दिसंबर सन 1941 भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बनी खाइयां। जंग तेज होने के साथ साथ भारतीय सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।
भारत को सिर्फ पश्चिम से ही नहीं बल्कि पूर्व से भी खतरा है। जापान चीन में आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच जाएगा। जर्मन लड़ाकू जहाज हिंद महासागर में तैनात है। अब युद्ध और तेज हो गया है। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को भी विश्व युद्ध में कूदने पर मजबूर कर दिया है। इससे कुछ महीने पहले ही जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। अपने देश पर नाज़ी हमले का सामना करने की जद्दोजहद से गुजर रहे ग्रेट ब्रिटेन को अब इस नए मोर्चे के खुल जाने से थोड़ी राहत मिली। लेकिन इधर भारत में द राज को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नई तेजी का सामना करना पड़ रहा है। सन 1941 ब्रिटिश भारत के पश्चिम में स्थित वर्धा शहर, इससे महज कुछ किलोमीटर के फासले पर महात्मा गांधी का आश्रम सेवाग्राम है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे असरदार जन नेताओं में से एक के तौर पर इन्होंने भारत से ब्रिटिश लोगों की व्यवस्थित ढंग से वापसी की मांग की। इसी बुनियाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेगा। 8 अगस्त सन 1942 को अपने मशहूर भाषण में गांधी जी ने कहा, हम सत्ता हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ये भारत की स्वतंत्रता के लिए एक बिल्कुल अहिंसक संघर्ष है। हिंसक आंदोलन में अक्सर एक कामयाब सेनापति सैनिक तख्ता पलट करके तानाशाही स्थापित कर लेता है, लेकिन कांग्रेस के अहिंसक तौर तरीकों में तानाशाही के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जिस लोकतंत्र की कल्पना की है वो अहिंसा से स्थापित होगा और उसमें एक समान स्वतंत्रता होगी। हर कोई अपना मालिक होगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए तो आप हिंदू और मुसलमान का फर्क भूल जाएंगे और खुद को एक भारतीय समझने लगेंगे जो आजादी की लड़ाई में शामिल है। लेकिन भारत के इनके सपने से सब लोग सहमत नहीं हैं। फिलीपींस की भी हिफाजत करनी है। इनकी अगुवाई में काम करने वाले लोग तय करेंगे कि कब और कहां कितनी फौज भेजी जाए। भारतीय नेता सहमत हो या न हो, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्नीस 1940 का दशक ब्रिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से में बॉम्बे का रॉयल नेवल डॉकयार्ड। युद्ध से कुछ देर की छुट्टी के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी नौसैनिक भारतीय तटों पर उतर रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खून खराबे वाली जंग साबित होगी। अमेरिकी नौसैनिक भारत में तट पर अपनी छोटी सी छुट्टी का मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सैनिक दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देश के रूप में भारत को भी एलाइड देशों की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में उजागर इन ऐतिहासिक दृश्यों में पूरे भारत से ट्रेन से आ रहे सैनिक नजर आ रहे हैं। ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कॉमनवेल्थ फौज में शामिल होंगे। इन बटालियन से 4th इंडियन डिवीजन बनेगी। ये फौज उत्तर अफ्रीका में जनरल मॉन्टगोमरी की 8th आर्मी के साथ मिलकर लड़ेगी। वहां ये मशहूर जनरल अर्विन रोमेल की अगुवाई में जर्मन फौज का सामना करेगी। 4th इंडियन डिवीजन सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस, इटली और ग्रीस में भी लड़ेगी। इनमें से ज्यादातर सैनिक इससे पहले कभी भारत से बाहर नहीं गए हैं। इनमें से कुछ लोग हीरो के रूप में लौटेंगे,
लेकिन कुछ के लिए ये अपनी मातृभूमि की अंतिम झलक है। 25 लाख से ज्यादा स्त्री पुरुष जंग में ब्रिटेन की तरफ से शामिल होंगे। ये इटली, एरिट्रिया, नॉर्थ अफ्रीका, ईरान, इराक और सुदूर पूर्व के देशों में तैनात होंगे। बर्मा में 14th आर्मी में 7 लाख भारतीय सैनिक लड़ेंगे। भारतीय सैनिक सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ेंगे, ये आसमान में भी दुश्मन का मुकाबला करेंगे। भारतीय वायुसेना का गठन दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से महज 7 साल पहले ही हुआ था। जंग की शुरुआत में इसका सिर्फ एक स्क्वाड्रन तैयार है। लेकिन युद्ध भड़कने के साथ ही इसमें बदलाव आना तय है। ब्रिटिश एयरमैन भारतीय पायलट्स को हथियारों और उड़ान की ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय वायुसेना सिर्फ भारत के आसमान की ही हिफाजत नहीं करती, बल्कि रॉयल एयरफोर्स के साथ भी उड़ान भरती है। 24 भारतीय पायलट्स विश्व युद्ध में ब्रिटेन और यूरोप के ऊपर उड़ान भरेंगे। इनमें से 8 लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। बर्मा और थाईलैंड में जापानियों के खिलाफ आंदोलन को बेरहमी से दबाते हैं। 7 साल के अपने शासन में इन पर फूट डालो और राज करो की नीति के जरिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगा। ब्रिटिश राज के एक भारतीय सिविल सर्वेंट वीपी मेनन ने नए वायसरॉय की आलोचना करते हुए लिखा, उनका 7.5 साल का शासन तमाम दूसरे वायसरॉय से ज्यादा लंबा था, और ये इस मामले में सबसे अलग था कि इसमें कोई पॉजिटिव अचीवमेंट नहीं था। जब वो भारत से गए तो यहाँ के कुछ इलाके अकाल की चपेट में थे। रहन सहन के बढ़ते हुए खर्च और जरूरी चीजों की कमी से आर्थिक बदहाली थी। इस तरह की आलोचनाओं के साथ साथ वायसरॉय के रूप में लिनलिथिगो के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिर पर खड़ी है। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध ने दर्राज के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले विश्व युद्ध के महज 20 साल बाद यूरोप में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। एडोल्फ हिटलर के शासन में नाज़ी जर्मनी की फाशिस्ट ताकत काफी बढ़ गई है। 1 सितंबर सन 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान यानी एक्सिस का सामना एलाइज से है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ है, और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। ब्रिटिश साम्राज्य अपने कॉमनवेल्थ की मदद ले रहा है। ये अपने शासन वाले दूसरे देशों से भी फौज भेजने को कह रहा है। ब्रिटिश भारत में बॉम्बे, वायसरॉय लिनलिथिगो सिविक गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। सन 1939 में लिनलिथिगो ने ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए भारतीय सेना को भेजने का फैसला किया। इस फैसले में भारत की जनता के किसी रिप्रेजेंटेटिव से राय नहीं ली गई है। इस वजह से वायसरॉय को भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन की अगुवाई करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सन 1885 में गठन के बाद से ये पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है। देश भर में जारी अपने आंदोलनों से ये सरकार में भारतीय लोगों को ज्यादा अधिकार देने की मांग कर रही है।
इस वजह से सन 1935 में एक अहम कानून लाया गया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। सन 1937 में कांग्रेस 8 प्रांतों में चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। अब सन 1939 में भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध में भेजने का लिनलिथगो द्वारा लिया गया एक तरफा फैसला उन हकों के खिलाफ है जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे हैं। अहिंसा आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी युद्ध के खिलाफ हैं। ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने के बावजूद ये कहानी है आधुनिक भारत के जन्म की। इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है और 2 जबरदस्त ताकतों और उनकी एक दूसरे से जुड़ी किस्मत का भी जिक्र है। ये ऐसी जबरदस्त जंग की भी कहानी है जिसने पश्चिमी दुनिया को बदल दिया और यही आजादी की ओर बढ़ते भारत के कदमों को तेज करने वाली ताकत बनी। अब हम मूविंग इमेजेस और दुर्लभ आर्काइवल फुटेज के जरिए द राज के जमाने में लौटकर भारत को उभरता हुआ देखेंगे। सन 1938 ब्रिटिश भारत, ये ट्रावनकोर और कोचीन रियासतों में गांवों की जिंदगी की दुर्लभ फिल्म्स हैं और स्वतंत्र भारत में यही इलाका केरल राज्य बना। अभी इस उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत एक साम्राज्यवादी सरकार के जरिए शासन करती है जिसे यहाँ द राज कहा जाता है। भारत की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है। कई भारतीयों के लिए द राज एक अभिशाप है, लेकिन इसने पश्चिमी शिक्षा और चिकित्सा को भी यहाँ पहुँचाया है और भारतीय उद्योग को पश्चिमी टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के जबरदस्त प्राकृतिक और मानव संसाधनों का भी शोषण किया है। यहाँ अकाल में लाखों लोग मारे गए हैं, गांवों में असमान विकास हुआ है और भारत के लोग संप्रदाय और जाति के भेदभाव में डूबे हुए हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत में लगभग 1.5 लाख अंग्रेज रहते हैं। सत्ता के सबसे ऊंचे पद इन्हीं के पास है। द राज भारतीय समाज में पहले से मौजूद भेदभाव का फायदा उठाता है। संपन्न और ऊंची जाति के भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की सहूलियत है, जबकि कम किस्मत वाले लोगों को गुलामी करनी पड़ती है। द राज के साथ सहयोग से कुछ गिने चुने लोगों को कामयाबी और सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ ब्रिटिश और भारतीय लोगों के बीच फर्क बिल्कुल साफ है। भारतीय चाहे जो भी हो, वो ब्रिटिश के गुलाम ही हैं। लेकिन ब्रिटिश भारत में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोग अब ब्रिटिश मशीनरी के हिस्से नहीं बने रहना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। भारत की जनता एक अहम मोड़ पर है। बीसवीं सदी की शुरुआत, दिल्ली, ये ब्रिटिश शासन वाले भारत की नई राजधानी है। सन 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से मशहूर विक्टर अलेक्जेंडर जॉन होप ने ब्रिटिश वायसरॉय की गद्दी संभाली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में उनकी शख्सियत बहुत जबरदस्त है। ये पहले विश्व युद्ध में लड़ चुके हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले वायसरॉय बनेंगे। लेकिन भारतीय लोग इन्हें पसंद नहीं करते। ये दमन करने वाले तौर तरीके अपनाते हैं और भारत